Hello everyone, how are you all? My name is Christina Willis and I am your teacher, I am your educator, whatever you can say. और मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाती हूँ सोशल स्टडी ऑफ क्लास 8th, 9th, 10th एंड 11th एंड 12th की ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. सो आई होप आपने इस चैनल सब्सक्राइब किया होगा और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि जो भी न्यू लेक्चर्स है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर और यू कैन से पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी. बेसिकली ये जो है आपका पार्ट 1 है, इस चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो फर्स्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि भाई व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए. तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यही आपका चैप्टर का नाम भी जो है वो आपका यही है. ठीक है, तो हम इसी को आगे स्टडी करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे डेमोक्रेसी क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देख रहे हैं. ठीक है, कि डेमोक्रेसी की एग्जैक्टली डेफिनेशन है क्या. सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. इट्स अ सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल वर्क तो सिंपल नहीं है डेमोक्रेसी का, लेकिन डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल वे में है और सिंपल वे में जो है यहाँ पर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताई हुई है कि डेमोक्रेसी एक टाइप की एक फॉर्म की गवर्नमेंट है. जैसे कि आपने डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा, आपने मोनार्की फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट के बारे में सुना है, पढ़ा भी है. सुना ही नहीं है, आपने पढ़ा भी है. जो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे लॉन्ग टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो 6th में, 7th में, 8th में, इनफैक्ट 8th में भी जो है वो ये डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, इसके बारे में वो पढ़ चुके हैं, स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, एनीवे सो कंटिन्यू करते हैं इसको. सो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म की गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स हैं, यानी कि जो लोग उस देश को चलाते हैं, जिस देश में डेमोक्रेसी है तो वहां पर जो लोग देश को चलाते हैं वो जो रूलर्स हैं वो इलेक्ट करता है. कौन उनको? वो इलेक्ट करता है उनको वहां के पीपल, वहां के लोग जो हैं उनको इलेक्ट करते हैं. नाउ दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट. लेकिन ये जो सिंपल डेफिनेशन है ये डेमोक्रेसी वर्ड को एडिक्वेट नहीं कर रही है, यानी कि पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रही है. तो इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, अगर हम इस डेफिनेशन को एक अनथिंकिंग मैनर के अकॉर्डिंग अगर हम यूज करते हैं, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी. यानी कि मतलब अगर हम बिना सोचे समझे हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जिस भी कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं, तो जिस कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट होगी वहां पर, या वहां पर डेमोक्रेसी होगी. दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग. यानी कि ये एक मिसलीड करने वाली कहानी होगी, यानी कि ये एक कह सकते हैं कि मिसलीड करने वाली बात होगी, या लोगों को गुमराह जिसे कहते हैं. मिसलीडिंग का मतलब होता है गुमराह करना, गुमराह करने वाली बात होगी. ठीक है, कि अगर हम ये कहें कि जिस भी कंट्री में जो है आपके इलेक्शन हो रहे हैं डेमोक्रेसी को लेकर, जिस भी कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं तो वो कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी या उस कंट्री में डेमोक्रेसी होगी. तो ये एक गुमराह करने वाली चीज है. ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हर कंट्री में, कई ऐसी कंट्री हैं जो कि डेमोक्रेटिक तो है लेकिन डेमोक्रेटिक के नाम पर वहां पर इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन स्टिल जो है वहां पर चल क्या रहा है? डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप. जैसे कि अब आप इस चैप्टर में आगे की कुछ कंट्रीज की कहानियों के बारे में पढ़ेंगे जहां पर नाम के लिए डेमोक्रेसी थी लेकिन वहां के जो हायर अथॉरिटी था, ठीक है, उसने डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी के नाम पे या डेमोक्रेसी के पीछे उसने उस कंट्री में डिक्टेटरशिप लगा दी. ठीक है, मतलब नाम के लिए वहां पे डेमोक्रेसी है. अभी हम आगे उन कंट्रीज की स्टोरी पढ़ेंगे. अभी मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ. एग्जांपल हमारा जो है पड़ोसी देश. ठीक है, सो पाकिस्तान में इस तरीके के हालात कभी थे, इस तरीके के सिचुएशन कभी रही थी जब जो है कहने को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहां पर उस टाइम पे वो जो हालात रहे, वो जो सिचुएशन रही, वहां पर डेमोक्रेसी के पीछे, डेमोक्रेसी की आड़ में जो है वहां पर उस वहां की जो हायर अथॉरिटी थी उसने जो है वहां पर डिक्टेटरशिप लागू कर दी. सारी गवर्नमेंट, सारी आर्मी, पूरी कंट्री का सारा दारोमदार सब कुछ उसने जो है अपने कब्जे में कर लिया. ठीक है, आगे पढ़ेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था. लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है, हम सिर्फ ये बोल दें कि अगर जिस कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ये गुमराह करने वाली बात है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं होता. डेमोक्रेटिक की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं करती है, सिर्फ कहने के नाम पे डेमोक्रेसी है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. ये है एक बहुत फेमस आपके पर्सन है. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं, मतलब थे, सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहे. और ये कौन है इंपॉर्टेंट पर्सन? ही वाज बेसिकली 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. ठीक है, 1861 में ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे. ठीक है,
एंड बेसिकली टू बी, क्योंकि सारे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनको नेम दिया जाता है, जैसे हमारी कंट्री में जितने भी प्रेसिडेंट, क्योंकि अमेरिका में जो है बेसिकली प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है। अमेरिका इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन वहां पर प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द कंट्री रहता है वहां पर। हमारी कंट्री भी जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है वहां पे। हमारी कंट्री भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट को चूज करती है, पार्लियामेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को चूज करती है, लेकिन जो है प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द कंट्री कहलाता है, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे जो है अमेरिका भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन अमेरिका में जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है, एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट के होने की वजह से यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा होती है। सो ही वाज बेसिकली अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड ही वाज 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका मैंने यहाँ लिख दिया है, ऑफ यूएसए 16th प्रेसिडेंट थे। 1861 से लेके ये आपके प्रेसिडेंट रहे 1865 तक, जब तक इनका असैसिनेशन नहीं हो गया था, ठीक है। असैसिनेशन, तो जब तक इनका असैसिनेशन नहीं हुआ, असैसिनेशन मीन्स होता है इनको मार दिया गया था, ठीक है, इनका मर्डर कर दिया गया था, इनको गन शॉट से जो है वो मारा गया था, ठीक है। तो टिल उनके असैसिनेशन तक जो है ये प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के। एंड बहुत सारे वर्क इन्होंने अच्छे किए, अमेरिका के सिविल वॉर में भी इन्होंने काफ़ी हेल्प करी। साथ ही साथ इन्होंने जो है जो अमेरिका में स्लेवरी, यूरोपीय ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे, ठीक है, और इंडिया के साथ साथ उन्होंने अमेरिका को भी अपनी कॉलोनीज बनाया हुआ था, अफ्रीका को, एशिया को, बहुत सारी कंट्रीज उनके अंडर में थी, ठीक है। ड्यूरिंग दैट पीरियड स्लेवरी जो थी बहुत ही अपने चरम पे थी, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो स्लेवरी के लिए जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था, बहुत अच्छा काम किया था। बेसिकली स्लेवरी किसी भी तरीके से जो है वो खत्म होनी चाहिए, ठीक है। तो स्लेवरी के लिए इन्होंने बहुत वर्क किया। तो ही हैज़ गिवन अ डेफिनेशन, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी को लेकर, और बहुत ही सिंपल सी, बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है ये, दैट अब्राहम लिंकन सेड दैट डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि कहने का मतलब है कि जो डेमोक्रेसी है वहां पर ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो ऑफ द पीपल हो, पीपल के लिए हो, ठीक है, बाय द पीपल हो, पीपल के द्वारा, और पीपल के लिए, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, पीपल के लिए, पीपल के द्वारा, और लोगों के लिए ही होनी चाहिए। लोगों से वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बननी चाहिए, ठीक है। सो अगर हम इसको थोड़ी और शुद्ध हिंदी में अगर हम बोलें तो ये आएगा कि डेमोक्रेसी उस तरीके की गवर्नमेंट है जो कि जनता की है, जनता द्वारा है, और जनता के लिए है, ठीक है। इन शॉर्ट इसमें ये कहने का मतलब है कि होल सोल जो है लोग जो हैं, जो पीपल हैं, किसी भी कंट्री के जो पीपल हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी कंट्री को की गवर्नमेंट को बनाने में। तो ये मैंने आपको पाकिस्तान का एग्जांपल बताया था, तो वो यहाँ पर हम आ गया है। सो लाइक जैसे पाकिस्तान में अभी भी ऐसा ही रहता है कि भाई डेमोक्रेसी, सो ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पड़ोसी देश का, ठीक है। और वो ये है कि पाकिस्तान अभी भी कहा जाता है कि भाई डेमोक्रेटिक है, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी जैसे कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। आर्मी कभी भी उठा के किसी भी लोगों पर जो है फायरिंग कर देती है, जैसे कि आजकल बलूचिस्तान और पीओके वाला जो पार्ट है हमारी इंडिया का, ठीक है, पीओके वाला जो पार्ट है उसमें हो रहा है ये। अगर आप इंडिया का यहाँ पर अबव जो नदन प्लेन्स, नदन वाला जो अगर आप पार्ट देखेंगे, ठीक है, ऐसे आ जाएगा अगर ये, तो इस नदन वाले पार्ट में ये पार्ट जो है ये पूरा पीओके लगता है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका है पीओके, ठीक, और इसको उन्होंने नाम दिया है आज़ाद कश्मीर। ये भी पाकिस्तान के अंडर में है, ठीक है, ये भी पाकिस्तान के अंडर में है। तो पीओके में जिस तरीके से आजकल चल रहा है, पीओके को कब्जा किया हुआ है, तो वहाँ की जो आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी, वो पीओके में जो लोग रह रहे हैं उनको गोलियां जो है बरसाना शुरू कर देते हैं उनके ऊपर, ठीक है। वहीं अगर इस पार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ तो पूरा पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का जो यहाँ वाला पार्ट है जहाँ पर एक रीजन है जिसे कहते हैं बलोचिस्तान, ठीक है, बलोचिस्तान। तो बेसिकली बलोचिस्तान में बलोच लोग रहते हैं। बलोच जो है वो बेसिकली एक जाति है, ठीक है, और ये जाति जो है ये अरब साइड, अफगानिस्तान साइड से ये बलोच जाति जो है यहाँ आकर जो है पाकिस्तान वाले एरिया में जो है ये लोग यहाँ से ट्रैवलिंग वगैरह, कुछ ट्रेड वगैरह जब चलता था तब ये बलोच लोग जो है वहां से आकर यहाँ पर रहने लग गए, सेटल्ड हो गए। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो पाकिस्तान जब अलग हुआ इंडिया से, तो इन्होंने अपने अपने रीजन के जो जहाँ पे जो जैसे रीजन में लोग रहते थे, क्योंकि वहाँ पे बलोच की जो जाति है वो ज्यादा रहती है, तो उस एरिया को बलोचिस्तान नाम दे दिया। तो अभी इन दो पार्ट्स में क्या करती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, उठाकर इन लोगों को जो है गोलियां
जो है बरसाना शुरू कर देती है, इनको मारना शुरू कर देती है। तो डेमोक्रेसी में तो ये सारी चीज़ें नहीं है, है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त कर ही नहीं सकती है, ठीक है। सो पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सिर्फ कहने को जो है आपका डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी जैसी वहाँ पर कोई चीज़ सालों से नहीं दिखी, ठीक है। इंडिपेंडेंट होने के बस कुछ साल तक जो है थोड़ा बहुत ठीक चला, उसके बाद पाकिस्तान में कभी भी एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है कभी भी नहीं आई। एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में कभी भी नहीं आई। सो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है, इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप। ये कॉप बोला जाता है, कोई कोई टीचर्स जो हैं इसको बोलते हैं कूप। कूप नहीं होता, ये मिलिट्री कॉप होता है, ठीक है। इन अक्टूबर 1999, ठीक है। 1999 में सरकार थी पाकिस्तान में नवाब शरीफ की, ठीक है। और इतना डिटेल आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी टीचर नहीं बताएगा, और जो भी टीचर है वो कम ही है। जो एक्सपीरियंस टीचर है बहुत ज़्यादा, उनको शायद पता हो तो पता हो, ठीक है। अदरवाइज जो आजकल के जो ऑनलाइन टीचर्स, जो वेदांतु है, अनअकैडमी है, इन सब में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो उनको 2 या 3 साल ही हुए हैं पढ़ाए हुए, उनको ये सारी इतनी नॉलेज है ही नहीं। उनको ये सारा कुछ इतनी डिटेल्स जो है कंट्रीज के बारे में पता ही नहीं है कि कहाँ पे कौन क्या प्रेसिडेंट था, क्या नहीं था। खैर एनीवेज, ओके। तो एट दैट टाइम नवाब शरीफ जो थे वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो नवाब शरीफ ठीक है अपना रूल कर रहे थे, अपनी चीज़ें उनकी चल रही थी, जैसे भी चला रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को जो है नवाब शरीफ की डेमोक्रेसी और कंट्री को चलाने का जो तरीका था, मतलब कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, ठीक है। और कुछ आर्मी के, जो पाकिस्तान आर्मी थी उसके जो कुछ लोग थे, वो लोग भी जो थे काफ़ी इनसे काफ़ी नाराज़ थे, ठीक है। बहुत उनको पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे किसी भी तरीके से जो है नवाब शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से जो है ये हट जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स, इसको कूप कहते हैं, कूप नहीं होता, मिलिट्री कॉप होता है, ठीक है। सो मिलिट्री कॉप जो, जिसको मिलिट्री कॉप क्या था, जो परवेज मुशर्रफ था, बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स को, स्पेशली वेदांतु और अनअकैडमी जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के टीचर्स को नहीं पता कि जनरल परवेज मुशर्रफ का एग्जैक्ट रैंक आर्मी में क्या था, नहीं पता उन्हें, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुन लेना और उनके भी वीडियोज देख लेना कि उन्होंने क्या बताया, ठीक है। सो जो मुशर्रफ थे वो जो था जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप, नहीं मतलब मिलिट्री कॉप को कोई लीड नहीं कर रहा था, पाकिस्तान आर्मी का वो जर्नल था, ठीक है। पाकिस्तान लिखा हुआ है यहाँ पे, आर्मी में लिख देती हूँ, पाकिस्तान आर्मी का जर्नल था। जर्नल कौन होता है? जर्नल जो होता है वो मैक्सिमम, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, टीचर्स को पता ही नहीं है कि आर्मी का जर्नल जो है वो कौन होता है और किसको कहते हैं आर्मी का जर्नल। बहुत टीचर्स को नहीं पता है। तो बेसिकली ये आर्मी का हाईएस्ट जर्नल था। जैसे कि हमारे इंडिया में जिस तरीके से आर्मी डिवाइडेड है, हमारी इंडिया में जिस तरीके से रैंक्स हैं आर्मी में, सेम उसी तरह पाकिस्तान में भी रैंक्स हैं, ठीक है। आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में भी सेम उसी तरह रैंक है, क्योंकि पहले एक ही कंट्री थी, एक ही सारी चीज़ें थी। बाद में डिवाइड जब हुआ, बहुत सारे टीचर्स को ये तक नहीं पता है, क्योंकि पाकिस्तान और जो आपका ये था इंडिया, बांग्लादेश, ये सब पूरा एक पार्ट था। तो जब डिवाइड हुआ है तो ज़मीन से के साथ साथ जितनी हमारी इंडिया की जो ज़मीन आई थी, बांग्लादेश की जितनी ज़मीन आई थी, पाकिस्तान की जितनी ज़मीन आई थी, और वहाँ की पॉपुलेशन, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन जितनी थी, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से पूरी हमारी जो इंडियन आर्मी थी, वो होल ऑफ द इंडियन आर्मी, उस इंडियन आर्मी में बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था और अपना इंडिया था। तो पूरी ये इंडियन आर्मी को जो है पाकिस्तान की और बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन और ज़मीन को देखते हुए हमारी आर्मी जो थी डिवाइड हो गई थी। मतलब हमारी आर्मी के अंदर बहुत सारे डिव्स होते हैं, क्योंकि आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, सो उस वजह से मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज है। बाकी इतना कुछ बाकी कोई टीचर्स आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। सो आर्मी में हमारे डिव्स होते हैं, यूनिट्स होती हैं, कंपनीज होती हैं। तो आधी मतलब पाकिस्तान की ज़मीन और पॉपुलेशन के हिसाब से 4 डिव या शायद 5 डिव, पता नहीं टोटल कितनी डिव थी, इतना मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। माय फादर टोल्ड मी अबाउट दिस, बट अभी एक्जैक्टली मुझे याद नहीं है। जितनी भी डिव थी, मतलब ज़्यादा डिव हमारे पास रही, क्योंकि हमारी इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो भी ज़्यादा था, इंडिया की जो ज़मीन थी वो भी ज़्यादा थी और पाकिस्तान के हिसाब से कम थी। तो मतलब बांग्लादेश, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान था, तो वो सेम ही मान रहे थे, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, और पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान है वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। तो मुस्लिम आबादी के तहत जो है इंडिया को पाकिस्तान से अलग किया गया था, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आर्मी जब बांटी तो ज़्यादा डिव्स जो थी हमारे पास थी, और पाकिस्तान के एरिया के हिसाब से 3 या 4 या शायद 5 डिव्स उनको मिली थी, और आई थिंक सो 8, 9 या 10 डिव जो थी वो हमारे इंडिया के लिए थी। तो जो 4-5 डिव उनको मिली थी पाकिस्तान को, जो मेन पाकिस्तान है, तो उनकी वो वहाँ से उन्होंने अपनी आर्मी बांग्लादेश भी भेजी थी, ठीक है, बांग्लादेश को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश को भी अलग किया था। तो उनके हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक होता है ये इंडियन आर्मी में और पाकिस्तान आर्मी में, जर्नल, ठीक है। और जर्नल से ऊपर भी होता है, मेजर जर्नल होता है, ठीक है। तो एट दैट टाइम नहीं था मेजर जर्नल जो बनता है, जो पोस्ट हायर अथॉरिटी पे जाती है, वो जर्नल ही आगे चल के अपने अच्छे कामों की वजह से उसी को मेजर जर्नल बनाया जाता है, ठीक है।
सो वहां पर भी उसने काफी अत्याचार किए। और यहाँ पर परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, 99 में जो है, क्योंकि ये आर्मी का जर्नल था, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट रैंक जिसे हम कहते हैं, ठीक है, हाईएस्ट रैंक, इसके ऊपर भी रैंक होता है, लेकिन उस समय तक जर्नल तक ही परवेज मुशर्रफ पहुंचे थे, मेजर जर्नल नहीं, ऊपर मेजर जर्नल के रैंक में नहीं पहुंचे थे। इन्होंने क्या किया, नवाब शरीफ को हटाने के लिए, यहाँ पर कहा जाता है कि इन्होंने नवाब शरीफ का तख्ता पलट कर दिया। ये वर्ड यूज होता है पॉलिटिकल लैंग्वेज में कि तख्ता पलट कर देना, यानी कि पूरी सरकार को जो है पलट देना, यानी कि पूरी सरकार को अपने कंट्रोल में कर लेना, पूरी सरकार को सरकार के ऊपर जबरदस्ती आर्मी लगा देना। जो गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको इन्होंने अरेस्ट कर लिया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने, क्योंकि कुछ लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे नवाब शरीफ को, कुछ लोग चाहते थे कि ये हट जाए। इसने इस चीज़ का फायदा उठाकर जो है इसने उसको अरेस्ट करवा दिया, नवाब शरीफ को हाउस अरेस्ट करवा दिया, पकड़ लिया, और साथ ही साथ उसके साथ के जितने मिनिस्टर्स वगैरह थे सबको इसने पकड़ लिया, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज रिटन ही ओवरथ्रू आवर डेमोक्रेटिक critical elected government and declare himself as the chief executive of the country। chief executive इस मतलब कि chief executive exactly नहीं था, ये थोड़ा यहाँ से यहाँ पे गलत हो गया, इसने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, ठीक है, पाकिस्तान का जबरदस्ती अपने आप को आर्मी लगा दी, इसको पकड़वा दिया, हाउस अरेस्ट करवा दिया, ठीक है। और इसके साथ के जो मिनिस्टर थे, जो नवाब शरीफ को सपोर्ट करते थे, उनको भी पकड़वा दिया इसने, ठीक है, सबको पकड़वा के, और इसने अपने आप को वहाँ का जर्नल, क्योंकि था आर्मी सारी इसके कंट्रोल में थी, सो इसने सबको जो नवाब शरीफ के फेवर में थे उनको पकड़वा के, और जो है इसने अपने आप को वहाँ का पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। लेटर ही चेंज हिज डिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। और इसने क्या किया, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया। चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया कि पूरे देश का करता धरता, ठीक है, तख्ता पलट इसी को बोलते हैं, तख्ता पलट करके इसको हाउस अरेस्ट करा के खुद जो है प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठ जाओ, और अपने आप को इसने 2002 में प्रेसिडेंट घोषित किया और एक रेफरेंडम लगाया। रेफरेंडम का मतलब होता है इसने कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें चेंज किया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इसने चेंजेस किए। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस का मतलब है कि इसने कंट्री अपने आप को 5 साल तक राज करने के लिए, पाकिस्तान में मैं 5 साल तक राज करूं, इसके लिए इसने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, एक रेफरेंडम लगाया, और रेफरेंडम के तहत ये जो था अब 5 साल तक के लिए प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। 5-year एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, 5-year एक्सटेंशन, ठीक है, 5 साल तक के लिए अब ये प्रेसिडेंट रहेगा और इसको कोई यहाँ से हटा नहीं सकता। मतलब एक तरीके से यहाँ पर इसने लगा दी अब डिक्टेटरशिप, ठीक है, क्योंकि ये आर्मी का जर्नल था और अब पाकिस्तान में चल रही थी डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है। अब डेमोक्रेसी गई भाड़ में, डेमोक्रेसी का कोई भी जो है इससे किसी भी तरीके का डेमोक्रेटिकली कोई लेना देना नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रही। अब स्टार्ट हो गई भई जी आपकी डिक्टेटरशिप। और डिक्टेटरशिप जो है ज्यादातर आप किसी भी कंट्री का अगर एग्जांपल उठा के देखोगे तो डिक्टेटरशिप ज्यादातर उन कंट्रीज में लगी जहां पर प्राइम मिनिस्टर वीक था, प्रेसिडेंट वीक था, लोग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के फेवर में नहीं थे, लेकिन वो कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चुनना चाहते थे, लेकिन उस चीज का वहां के जो आर्मी जर्नल्स थे उन लोगों ने उस चीज का फायदा उठाकर और प्राइम मिनिस्टर को हाउस अरेस्ट करवा दिया, या प्राइम मिनिस्टर को कई बार ऐसा भी हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को मरवा दिया, गायब करवा दिया, किडनैप करवा दिया, इस तरीके की भी चीजें हुई हैं। और खुद वहां के प्रेसिडेंट बन के बैठ गए, क्योंकि पूरी आर्मी उनके कंट्रोल में थी, तो उन्होंने पूरी कंट्री में आर्मी लगवा दी। अभी जैसे 2 साल पहले आपने सुना होगा म्यांमार के बारे में, म्यांमार में भी यही हुआ, जो रीसेंट वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको जो है अगेन आर्मी का जो जर्नल था उसने जो है हाउस अरेस्ट करवा दिया, उनको पकड़वाया जबरदस्ती का, ठीक है। या कुछ अगर लोग जो है फेवर में नहीं होते हैं, वो अगर सही नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीजें, लोग या दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं और इस तरीके का कुछ चीजें होती हैं, दोबारा जब इलेक्शन होते हैं तो वो उनको ये लगता है कि शायद यही जीत जाए, तो जो आर्मी की जो हायर अथॉरिटी पे जो बैठा रहता है, आर्मी का जो मेन जो जर्नल होता है उसके पास काफी अथॉरिटी रहती है, ठीक है। और 5 साल तक के लिए इन्होंने अपना एक्सटेंशन करवा लिया कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करवा के, ठीक है, ये 5-year एक्सटेंशन इन्होंने करवा लिया। पाकिस्तान मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। मतलब कि जो इसने क्या किया था कॉन्स्टिट्यूशन में जबरदस्ती मंत्रियों को जबरदस्ती बोला, एक गलत मैल प्रैक्टिसेस करी। मैल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड कह सकते हैं, मैल प्रैक्टिसेस होता है गलत तरीके से इसने सारे मंत्रियों से जबरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करवाने के लिए जबरदस्ती वोटिंग करवाई, ठीक है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें मेरे फेवर में हो जाएं, और जब मेरे फेवर में जब वोटिंग जाएगी तो मेरे फेवर में जाएगी तो 5 साल तक का मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगा और 5 साल तक जो है मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन के रहूंगा और इस पर बढ़िया तरीके से मैं अपनी डिक्टेटरशिप चलाऊंगा। क्योंकि ये आर्मी का जर्नल है डिक्टेटर, और ज्यादातर आर्मी के जर्नल जो हैं वो जब किसी भी कंट्री में अगर प्रेसिडेंट बन के बैठ जाते हैं तो वहां पर फिर गवर्नमेंट कही जाती है डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट,
तो पाकिस्तान की जो मीडिया थी उन्होंने, और जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट कमीशंस वाले होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन के राइट्स के लिए लड़ते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी है। किसी भी कंट्री में अगर ह्यूमन के राइट्स जो है उनको नहीं मिल रहे हैं, ह्यूमन के राइट्स उनसे छीने जा रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उन कंट्री के अगेंस्ट खड़ी होती है यूएनओ में। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करती है? किसी भी कंट्री में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है, जितना हो सकता है उतना। लेकिन ये जो डिक्टेटरशिप जो कंट्रीज में हो जाती है, इसको सॉल्व नहीं हुआ है आज तक का, तो यूएनओ सॉल्व नहीं कर पाई है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को, जो यहाँ पर भी हुआ, पाकिस्तान में हुआ, और भी बहुत सारे डिक्टेटर्स वाले एग्जाम्पल्स हैं। आप पहले पुराने टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अगर आप जाओगे तो जर्मनी, जिसमें हिटलर था, मुसोलिनी जो कि इटली का डिक्टेटरशिप था, हिटलर जर्मनी का डिक्टेटरशिप था, और सद्दाम हुसैन जो इराक का डिक्टेटरशिप था। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनको इन सारे कंट्रीज के बारे में नहीं पता है कि कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। सो इटली में भी डिक्टेटरशिप थी मुसोलिनी की, स्पेलिंग शायद थोड़ा सा रॉन्ग हो सकती है, देख लेना, मुसोलिनी, ठीक है। इटली में थी, और जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, आपको पता ही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी में जो डिक्टेटरशिप चलाई वो हिटलर ने चलाई। हिटलर भी जो था वो क्या था? सेम था, आर्मी का जर्नल। मुसोलिनी क्या थे? मुसोलिनी भी आर्मी के जर्नल थे। शायद मुझे लग रहा है मेजर जर्नल जर्नल के नीचे होता है, ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। मैंने शायद आपको कुछ कंफ्यूजन था मुझे, मतलब जो मुझे याद आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज में जो डिक्टेटरशिप लागू हुई, वो डिक्टेटरशिप जो है आर्मी के जर्नल्स जो थे, आर्मी के हायर अथॉरिटी, आर्मी का हाईएस्ट ऑफिसर जो था, वही जो है डिक्टेटरशिप लागू कर सकता था। आर्मी का जो हाईएस्ट अथॉरिटी पे जो ऑफिसर था वही लागू कर सकता, उसी ने ही लागू करी, मतलब, ठीक है। और उसका रैंक जो था वो जर्नल था, उसका रैंक जो होता था आर्मी में वो जर्नल होता था, ठीक है। सो मुसोलिनी का भी रैंक जो था आर्मी में जर्नल था। हिटलर भी आर्मी में आपका जर्नल था। दूसरा जो आपका इराक, ठीक है, इराक में भी जो डिक्टेटरशिप लगी वो थी आपकी सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन बहुत फेमस नाम है ये, ठीक है, सद्दाम हुसैन थे। और एक कंट्री और है सूडान, जहां पर था ईदे अमीन, दिख नहीं रहा होगा, लिख देती हूँ, ठीक है, इटली हो गया। और दूसरा जो बहुत लेटेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल्स हैं, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स सारे बताए हैं, ये बहुत फेमस रहे हैं अपने डिक्टेटरशिप के काम के लिए, और इतने क्रूर क्रूर काम किए हैं इन्होंने अपने देश में, ठीक है, अपने देश के ही लोगों के साथ बहुत ही गलत गलत व्यवहार करना, बहुत ही क्रूरता करना, जिस क्रूरता में जर्मनी के हिटलर ने तो हद पार करी थी, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज पढ़ा ही आपने, अभी आगे फिर पढ़ोगे। सद्दाम हुसैन ने भी बहुत ज़्यादा क्रूरता करी थी अपने ही देश के लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा। इवन मुसोलिनी ने भी बहुत क्रूरता करी थी। और उसके बाद आते हैं आपके सूडान का जो जर्नल था, उसको भी बहुत बुरी तरह बाद में मारा था। सूडान था जिसका जो जर्नल, जिसने डिक्टेटरशिप लागू करी थी, ईदे अमीन, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, तो स्पेलिंग देख लेना, आप गूगल पे देख सकते हो, ईदे अमीन, ठीक है। तो ये थे। अच्छा, कई टीचर्स को मैंने देखा उनको ये पता ही नहीं है कि जर्नल का रैंक, जर्नल जो है वो आर्मी में एक रैंक है, ठीक है। बहुत कई, एक मतलब 2-3 टीचर्स का मैंने वीडियो देखा, तो आई हैव फाउंड ओवर देयर दैट दे डोंट नो दैट जर्नल इज अ रैंक इन आर्मी। और उन्होंने बच्चों को ऑनलाइन क्लास में, अनअकैडमी के टीचर्स हैं वो, ठीक है, अनअकैडमी के और वेदांतु जैसे ऑनलाइन फेमस प्लेटफॉर्म के टीचर्स हैं वो लोग, एंड उनको पता ही नहीं है, उनको आर्मी के बारे में थोड़ी सी भी कहीं से कहीं तक कोई नॉलेज नहीं है। एंड दे टोल्ड द स्टूडेंट कि जो जर्नल है वो क्या है, कि उसने वो जो था आर्मी मिलिट्री कॉप में था, मिलिट्री कूप बोलते हैं ये लोग उसे, मिलिट्री कॉप होता है, मिलिट्री कॉप को लीड कर रहा था, इसलिए उसके नाम के आगे जर्नल लग गया। थिंक अबाउट दैट टीचर, कि उस टीचर को क्या ही नॉलेज होगी। वीडियो उस टीचर का पकड़ डालूंगी आप लोगों के लिए। एंड शी डोंट नो दैट जर्नल इज अ हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक इन द इंडियन आर्मी ऑल्सो एंड द पाकिस्तान आर्मी ऑल्सो। उन्हें आज तक यही नहीं पता। और कहने को शी इज गोइंग टू टीच, मतलब शी इज टीचिंग वेदांतु 2 years अप्रॉक्स, एंड शी इज टीचिंग अन अकेडमी 2 years। ये अन अकेडमी जैसे टीचर्स हैं, अन अकेडमी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म के ये टीचर्स हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, इन्हें पता ही नहीं है इंडियन आर्मी में क्या रैंक्स होती हैं, इंडियन आर्मी के बारे में नहीं पता, अपनी हिंदुस्तान आर्मी के रैंक्स नहीं पता, कुछ नहीं पता, ठीक है। क्योंकि इंडियन आर्मी के रैंक्स और पाकिस्तान आर्मी के रैंक्स वगैरह, सिर्फ उनकी आर्मी की ड्रेस चेंज है, बाकी जो रैंक्स हैं वो सारी सेम है। जो स्टार्स जो आर्मी वहाँ की जो आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी जो भी स्टार्स लगाती है, जो भी बैचेस लगाती है यहाँ पर, वो सारे के सारे बैचेस भी आर्मी के और पाकिस्तान के सबके सेम है, ठीक है। एंड थिंक अबाउट दैट टीचर, कि वो जो टीचर है वो क्या
ही नॉलेज होगी उसको और क्या ही पता होगा उस टीचर को। 1999 में हुआ था, ठीक है, और 2002 में उसने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया और डिक्टेटरशिप लागू कर दी उसने। तो क्योंकि 2000 एक 21st सेंचुरी स्टार्ट हो गई थी, लोग काफ़ी डेवलप्ड हो रहे थे और इतने नए साल, नई सेंचुरीज में जो है एक डिक्टेटरशिप लागू हो जाए किसी कंट्री में, तो वो एक बहुत ही अजीब सी बात थी, ठीक है। सो मीडिया ने काफ़ी उछाला इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट देखते हैं हम। इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इसने ये एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया, वो भी इसने मैल प्रैक्टिसेस की से किया था, फ्रॉड से किया था इसने, जितने भी फ्रॉड्स, सारे फ्रॉड्स की वजह से इसने ये सारी चीजें करी, ठीक है। दैट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इसके थ्रू इसने जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेंट किया, चेंज किया। अमेंडमेंट मतलब चेंज, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड द प्रोविजनल असेंबली। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का रिसेंट में, वो प्रेसिडेंट जो है, जो नेशनल असेंबली है, जैसे हमारी कंट्री में नेशनल असेंबली होती है, पार्लियामेंट होता है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो ऐसी वहां पर भी है, ठीक है। तो वहां की नेशनल असेंबली को डिसमिस कर सकता है, यानी कि भंग कर सकता है, प्रोविजनल असेंबली को भंग कर सकता है, यानी कि सारे मिनिस्टर्स को वहां से नेशनल असेंबली से हटा सकता है, और इसने वही किया। सारी नेशनल असेंबली को में से जो मिनिस्टर थे, नवाब शरीफ के टाइम के जो मिनिस्टर थे, सबको हटा दिया, क्योंकि इसको ये लगा कि ये मिनिस्टर्स जो हैं वो मेरे खिलाफ कुछ भी कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं और मुझे मरवा भी सकते हैं। तो जब तुमने देश में इस तरीके की चीजें करी हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है, तुम मरने के लिए तुम भाई तैयार हो जाओ। तुमने इस तरीके का किया क्यों तुमको किसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए? तो इसने ये सारी चीजें करी, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर, और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मतलब पूरी कंट्री की जो सिक्योरिटी टीम थी, पूरी कंट्री की जो सिक्योरिटी टीम थी, उसको इसकी जनरल परवेज मुशर्रफ की जो आर्मी थी, आर्मी सारी इसके कंट्रोल में थी, आर्मी को ही अपनी तरीके से नचा रहा था, अपनी तरीके से चला रहा था। ऑफिसर वाज मेड टू सुपरवाइज द कैबिनेट लीडर्स। तो इनकी जो आर्मी थी वो राज्यसभा के जो पार्लियामेंट थी, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट थी, पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली आप कह लो, पार्लियामेंट मत कहो, नेशनल असेंबली कह लो, तो मिलिट्री जो थी, जो मिलिट्री या आर्मी के जो पर्सन्स थे, वो आर्मी के पर्सन्स जो थे, वो नेशनल असेंबली के लीडर्स को सुपरवाइज कर रहे थे। सुपरवाइज यानी कि मतलब हो गया कि उनको चला रहे थे। अब आर्मी के लोग जो है बताएंगे, मिनिस्टर्स वगैरह को बताएंगे आपको पार्लियामेंट में क्या करना है, नेशनल असेंबली में क्या काम करना है, और उनके ऊपर चेकआउट करते थे कि कहीं ये लोग जो है परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रच रहे हैं, किसी तरीके का कोई मर्डर वगैरह का प्लान तो नहीं बना रहे हैं। ये था। सो इसलिए इसने जो है ये सारी चीजें करी। वॉज मेड टू सुपरवाइज द कैबिनेट्स, यानी कि लीडर्स, जो लीडर थे वहां के, जो मिनिस्टर्स थे। पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद द आर्मी ऑफिशियल, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी, गवर्नमेंट अगर कंट्री के लिए कोई भी अगर डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट नहीं लेगी, फाइनल डिसीजन आर्मी के लोग लेंगे। मतलब उसके जनरल परवेज मुशर्रफ के नीचे के जो ऑफिसर्स होंगे, जनरल इज द हाईएस्ट रैंक, जनरल के नीचे के जो ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, मेजर जनरल हो गए, कर्नल हो गया, कैप्टन हो गए, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए, ये सारे जो ऑफिसर्स हैं ये डिसीजन लेंगे। जो जर्नल नेशनल असेंबली है, प्रोविजनल असेंबली, उसके मिनिस्टर्स फाइनल डिसीजन नहीं लेंगे, आर्मी फाइनल डिसीजन लेगी, एंड विद द जनरल मुशर्रफ के साथ मिलके, एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। और उनमें से कोई भी, जो आर्मी का कोई भी पर्सन जो नेशनल असेंबली में जाके बैठ गए थे, आर्मी के लोग नेशनल असेंबली में जाके बैठ गए थे, ठीक है, उनमें से कोई भी लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया था। और भी जितनी मैंने आपको ये कंट्रीज बताई जहां जहां पर डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट रही, उन सब जगहों पर जो है वो यही सारी चीजें जो थी चलती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, why should have final decision in a democracy, who should have final decision in a democracy, यानी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेसी में जो है फाइनल डिसीजन जो है वो किसके पास होना चाहिए। तो व्हाट हैपन इन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में जिस तरीके की चीजें हुई, हैपन्स इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज, ये मैंने आपको पहले बता दिया, जो चीज पाकिस्तान में हुई, इसी तरीके की चीजें और भी बहुत सारी कंट्रीज में, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप में और मोनार्कीज बहुत सारी कंट्रीज में हुई इस तरीके की चीजें। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, उनको फॉर्मली यानी कि नाम के लिए उनके पास उन्होंने सिर्फ एक इलेक्टेड पार्लियामेंट रखी हुई थी, एंड गवर्नमेंट नाम के लिए, बट रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड, लेकिन असली जो पावर थी वो उनके हाथ में थी जो इलेक्ट हुए ही नहीं है। कौन इलेक्ट नहीं हुए अभी तक? आर्मी, ठीक है, आर्मी के लोग तो इलेक्ट होके नहीं आए ना, तो मेन जो थी वो थी आपकी आर्मी। तो आर्मी के लोग जबरदस्ती गवर्नमेंट में जाकर बैठ जाएंगे जो कि बेसिकली हु आर नॉट इलेक्टेड। ये सिर्फ कहने के लिए इलेक्टेड पार्लियामेंट उन कंट्रीज में थी, मोनार्कीज वाली गवर्नमेंट, मोनार्कीज वाली कंट्री और डिक्टेटरशिप वाली कंट्री में कहने के लिए इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, लेकिन सारी चीजें जो थी वो आर्मी के लोग चला रहे थे, आर्मी के पर्सन चला रहे थे।
Now this cannot be called people's rule. इसको जो है हम people का rule नहीं कह सकते. This gives us the first feature. ये हमें पहला feature बताता है democracy का. तो democracy का पहला feature क्या है? In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. यानी कि democracy में power जो है वो उनके हाथ में होती है जिनके जो लोगों को elect करके government बनाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट. ठीक, डेमोक्रेसी का ये फर्स्ट फीचर है. लोगों ने, पीपल ने जो जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है तो फाइनल डिसीजन जो है उस गवर्नमेंट के हाथ में होगा. नेक्स्ट हमारा फीचर आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन. कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन या इलेक्टोरल कंपटीशन क्या कंट्री में होते हैं या क्या डेमोक्रेसी में भी फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं. ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्टोरल कंपटीशन वाकई में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है, होते हैं या नहीं होते हैं, कितनी कंट्रीज में होते हैं या नहीं होते हैं. ठीक है, वो हम देखेंगे. नाउ वी कम टू द एग्जांपल अबाउट द चाइना. चाइना में किस तरीके का इलेक्शन होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल हम चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ, चाइना की तरफ. तो चाइना में भी हर 5 ईयर्स के बाद जो है आपके इलेक्शंस होते रहते हैं, लेकिन वहां पर भी है आपका कहने को डेमोक्रेसी है. ठीक है, लेकिन मतलब डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि वहां पर हर 5 साल बाद जो है इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी एज सच वहां पे डेमोक्रेसी है. ठीक है, एंड लेकिन वहां पर बेसिकली डेमोक्रेटिक टाइप के या डेमोक्रेसी से रिलेटेड किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वहां पर फॉलो नहीं होते हैं. ठीक है, वहां पर बेसिकली जो टाइप की गवर्नमेंट है वो है वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहां पर. सो चाइना इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी. इलेक्शन करा देते हैं सिर्फ नाम के लिए. ठीक है, कम्युनिस्ट का आप यहाँ पर साइन देख सकते हो. ठीक है, ये यहाँ पर आपके जो है कम्युनिस्ट इसका जो है ये साइन है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है नीचे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. तो वहां पर क्या होता है, सिर्फ एक ही पार्टी है. ठीक है, एक ही पार्टी है, वही इलेक्शन करवाती है और ये कंपलसरी होता है कि वहां पर जितने भी लोग हैं, मतलब हार्ड एंड फास्ट है वहां पर कि वो लोग जो हैं उसी पार्टी को वोट करेंगे. और अगर कोई इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो उसको उस पार्टी से पूछना पड़ेगा, उस पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी. परमिशन लेकर ही वो कोई भी कैंडिडेट जो है अगर इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो वो इस पार्टी से, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इससे जो है वो परमिशन लेगी. जब वो परमिशन देंगे तभी वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है. ठीक है, इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट. और वो जो है कंट्री के जो पार्लियामेंट है उसको इलेक्ट करती है, जिसे जिसका नाम है पार्टी का नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस जिसे कहा जाता है. ठीक है, पीपल ऑफ कांग्रेस यहाँ पर इसका नाम दिया हुआ है इन लोगों ने. नेक्स्ट है द नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. और नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस के पास जो है ये पावर होती है कि वो जो है कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट करते हैं. इट हैज नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना. और इसमें जो 3000 मेंबर होते हैं जो पूरे चाइना से इलेक्ट किए जाते हैं और इस पार्लियामेंट में वो लोग बैठते हैं एज अ मिनिस्टर्स. ठीक है, सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी. और कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर चाइनीज आर्मी जो है वो इलेक्ट करती है. यानी कि इन 3000 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, सम मेंबर्स, जो कि आर्मी इलेक्ट करती है, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो आर्मी उसको ज़्यादा हैंडल करती है. कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को आर्मी का सपोर्ट ज़्यादा रहता है, आर्मी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है. इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में आर्मी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है. ठीक है, बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड टू अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. और किसी को भी, जैसे मैंने आपको बताया, किसी को भी अगर इलेक्शन में खड़ा होना है एज अ कैंडिडेट के तौर पे, ठीक है, इलेक्शन में खड़ा होना है कैंडिडेट के तौर पे, तो उसको इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी जो है वो इलेक्शन में खड़ी हो पाएगी. सो इज दिस टू बी कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? जिसमें पीपल का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उसे आप क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी कह सकते हैं, जिसमें लोगों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं. लोग जो है, पीपल, तो यहाँ पर इस सीन में, चाइना की सीन में या पाकिस्तान के सीन में भी अगर हम बात करें तो इसमें, इस सीन में भी लोगों का, पीपल का किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है. जो 3000 मेंबर जो हैं जो चूज किए जाते हैं वो भी जो है इनकी ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चूज करती है ऑल ओवर चाइना से, उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है चूज किए जाते हैं. और साथ ही साथ उनमें से कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो आर्मी चूज करती है. ठीक है,
चाइना में डेमोक्रेसी जो है वो चाइना में इस तरह से, इस नाम से जो है चाइना में चलाई जा रही है। चाइना की जो पार्टी है, मतलब चाइना की जो गवर्नमेंट है, वो लोगों पे बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत सारी चीजें जो है उनके ऊपर थोपी जाती है। डेमोक्रेसी में वो सारी चीजें नहीं है, लेकिन मजबूरी में वहां के लोगों को वो सब कुछ जो है वो फॉलो करना पड़ता है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब इसमें भी अगर किसी कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा होना है तो उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वो मेंबर जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, वो लोग जो मेंबर हैं और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइन टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002 टू 2003। यानी कि चाइना में जो 2002 और 2003 में जो इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन में ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो सिर्फ वो लोग जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, वो और 8 स्मॉलर पार्टी, वो लोग 8 छोटी छोटी जो है वो पार्टी बनी हुई है, ठीक है, 8 छोटी छोटी पार्टियां बनी हुई है, अलाइंड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। उनको कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन दी जाती है, ये छोटी छोटी जो पार्टीज होती हैं, तब वो जो है इलेक्शन, वो 8 छोटी छोटी पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है। वो जो 8 छोटी छोटी पार्टियां होती हैं वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही वो कैंडिडेट्स होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के ही वो मेंबर्स होते हैं, वही 8 छोटी छोटी पार्टीज जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और गवर्नमेंट जो भी हो, लेकिन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट जो भी हो, प्रेसिडेंट ये लोग खुद चूज करते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो ही खुद प्रेसिडेंट चूज कर देती है, ठीक है। और गवर्नमेंट हमेशा जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाती है, और कोई पार्टी वहां पर नहीं है। नाउ सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंट्री का एग्जांपल लेंगे, और ये कंट्री है आपकी मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको कंट्री है। अब हम मैक्सिको कंट्री का एग्जांपल लेते हैं। तो मैक्सिको आपका जो इंडिपेंडेंट हुआ था 1930 में इंडिपेंडेंस हुआ था मैक्सिको, इसको आज़ादी मिली थी। मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर 6 ईयर। अच्छा, यहाँ पे इलेक्शन जो होते हैं हर 6 साल बाद इलेक्शन होते हैं, ठीक है, 6 ईयर्स के बाद, टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, जिसमें वो अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, लेकिन ये कंट्री जो है आज तक कभी भी मिलिट्री के रूल के अंडर नहीं रही है, या डिक्टेटर और लिखा हुआ है ना, तो मिलिट्री और डिक्टेटर रूल दोनों एक ही होता है, ठीक है, क्योंकि डिक्टेटर रूल जो है वो तभी लागू होता है, डिक्टेटरशिप, जब कोई आर्मी का मतलब सॉरी, इंडियन आर्मी निकल रहा है मुंह से, सॉरी, कोई किसी भी कंट्री की आर्मी का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, दैट इज जो उसे जनरल कहा जाता है, जनरल उसकी रैंक होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ऑफिसर जो होता है, जो जनरल होता है, वो पूरी कंट्री का तख्ता पलट कर दे, प्राइम मिनिस्टर को पकड़वा दे, प्रेसिडेंट को पकड़वा दे, या जेल करवा दे, किडनैप करवा दे, मरवा दे, और पूरी कंट्री पे खुद कब्जा करके बैठ जाए, और खुद गवर्नमेंट वहां पर इम्प्लाई कर दे या इंप्लीमेंट कर दे, सॉरी, दैट इज डिक्टेटरशिप। उसी but until 2000 every election was won by a party called PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इसे कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, लेकिन इसका फुल फॉर्म लिखा जाता है PRI, यानी कि पार्टी रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशनल। खैर एनीवेज, इसको PRI लिखा जाता है। ये फ्लैग है इनका जो यहाँ पे डिपिक्ट करता हुआ दिखाया गया है आपको, ठीक है। एक ही पार्टी यहाँ पर भी जो है 2000 में जो भी इलेक्शन हुए अंटिल 2000 तक, 2000 तक जितने भी इलेक्शन हुए वाज वन बाय अ पार्टी, एक ही पार्टी यहाँ पर जीतती थी, वो थी आपकी PRI, ठीक है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये एक पार्टी जीतती थी। अब ये एक पार्टी जब जीत रही है तो ये कहाँ से डेमोक्रेसी हो जाएगी? यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी शो ही नहीं हो रही है कि इसको हम कैसे आप कह सकते हो कि ये डेमोक्रेसी है, ठीक है। जिस भी कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं प्रॉपर, उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहा जाएगा, उसे डेमोक्रेसी नहीं कहा जाएगा। कि हर लेकिन इलेक्शन में क्या वहां की जनता वोटिंग कर रही है, या सिर्फ एक ही पार्टी है, कुछ लोग हैं वही वोटिंग कर रहे हैं, वही पार्टी जीत रही है, सालों दर साल वही पार्टी जीत रही है, तो इट इज नॉट टू बी कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। इट्स नॉट डिफाइन a proper definition of democracy. Opposition parties never managed to win. जो इसके अगेंस्ट जो पार्टीज खड़ी होती थी वो कभी भी जीत ही नहीं पाती थी, क्योंकि इन पार्टी का दबदबा जो था वो ज्यादा रहता था। ये अपने कुछ ना कुछ मैल प्रैक्टिसेस या फ्रॉड करके, ठीक है, मैल प्रैक्टिसेस यानी हो गई आपकी गुंडागर्दी और फ्रॉड्स, वोटिंग्स, बैलेट बॉक्सेस बदल के यहाँ वहाँ, या
दूसरी पार्टी के लोगों को मरवा के या किडनैप कर दिया या गायब करवा दिया, इस तरीके से मैल प्रैक्टिसेस करके वो ही एक पार्टी पीआरआई हर बार जो है वही जीतती थी, ठीक है। नाउ द पीआरआई वाज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, मैंने आपको बता ही दिया। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, और जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में जो लोग काम करते थे, हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। गवर्नमेंट में जितने लोग काम करते थे उनको ये पीआरआई पार्टी जो थी, इस पीआरआई पार्टी की, अब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जैसे इतनी बड़ी है, ठीक है, तो जितनी हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लाखों लोग हैं और करोड़ों लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब पर वर्क कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे गवर्नमेंट की मीटिंग्स जाके पार्लियामेंट में बैठ के जाकर मीटिंग्स थोड़ी ना अटेंड करेंगे, ना ही इतनी जगह है कि लाखों लोग पार्लियामेंट में जाकर बैठे वहां पर मीटिंग अटेंड करें, तो इतना तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। लेकिन इनका क्या था, इनका ये था कि जितने भी लोग जो है वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो सारे के सारे इस पार्टी की मीटिंग में सब के सब आएंगे। तो नेक्स्ट है पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड टू अनदर प्लेस इन द लास्ट टाइम, जैसे मैंने आपको बताया ना, बैलेट बॉक्सेस बदल के, वोटिंग्स जो उसमें जो वोट डाला हुआ है बैलेट बॉक्सेस में उसको यहां से वहां करके, आपने बहुत सारी मूवी, एक रेखा की एक बहुत फेमस मूवी है फूल बने अंगारे करके, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें दिखाई हैं कि पॉलिटिशियंस जो हैं, जो उन्होंने वोटिंग है पेपर पे लिख के जो है वोटिंग होती थी, बैलेट बॉक्स में डाला जाता था। पहले इंडिया में भी इसी तरीके से होता था। अब जो ईवीएम मशीन हो रही है उसमें भी घोटाले हो रहे हैं, हमारी कंट्री में भी कम घोटाले नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारी कंट्री में भी डेमोक्रेसी की खैर बहुत सारी चीजों को फॉलो किया जाता है, लेकिन ये करप्शन जो है ना, ये करप्शन की वजह से हमारी कंट्री भी डेमोक्रेसी के नाम पर जो है घोटाले करती है, इसे भी डेमोक्रेटिक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की जाती है ताकि एक पर्टिकुलर पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी पार्टी, एक पर्टिकुलर पार्टी जीते, ठीक है। सो लास्ट टाइम पे यहाँ पर मैक्सिको में क्या होता था, ये लोग बैलेट बॉक्सेस वगैरह चेंज कर देते, तो पीआरआई पार्टी हमेशा जीत जाती थी। पीआरआई स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेनिंग फॉर इट्स कैंडिडेट्स, अपने कैंडिडेट्स जीते उसके कैंडिडेट, उसके लिए पीआरआई जो है खूब सारा जो है लाखों रुपए जो है स्पेंड करती थी, खर्च करती थी ताकि उन्हीं की पार्टी जीते। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द पीआरआई। अब समझ में आया आपको कि किस तरीके से मैक्सिको में एक ही गवर्नमेंट इतने सालों से जो है वो चलती आ रही थी, ठीक है। तो कैसे चलती आ रही थी, टीचर्स को, जो गवर्नमेंट के टीचर्स है, प्राइवेट को तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट टीचर्स गवर्नमेंट के अंडर में थे, पीआरआई पार्टी के अंडर में थे, नहीं तो वो उन्हें जॉब से निकाल देते, ठीक है। उनको बोला जाता था कि भाई आप सभी को जो है जितने भी जबरदस्ती, फोर्सफुली कहा जाता था, स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स को कहा जाता था कि आप जो है इनके पेरेंट्स को बोलो कि पेरेंट्स जो है वो सब के सब पीआरआई पार्टी को ही वोट देंगे। अगर पेरेंट्स नहीं देंगे तो टीचर्स को निकाल दिया जाएगा, या अगर कोई और टीचर भी रखी जाएगा तो वो भी पेरेंट्स को बोलेगी वोट करने के लिए, अगर नहीं होगा तो उनके पेरेंट्स के, मतलब जो जिन पेरेंट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बच्चों को एक्चुअली निकाल दिया जाएगा। और टीचर्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि टीचर्स को पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि आपको पीआरआई पार्टी को ही वोट करना है। अगर टीचर नहीं करेगी तो टीचर को निकाल देंगे, पेरेंट्स किसी बच्चे के अगर पीआरआई पार्टी को वोट नहीं करेंगे तो पेरेंट्स के बच्चे को निकाल देंगे। साइन ऑफ अनफेयर इलेक्शन, अनफेयर इलेक्शन हो रहे हैं, इसके क्या साइन है? अनफेयर इलेक्शन हो रहा है, इसका साइन ये है, चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में लोगों को किसी भी तरीके की चॉइस नहीं दी जाती है, लोग चूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी को सारे वोट पड़ने हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट करेंगे, और जो अलग अलग पार्टी के जो लोग खड़े होते हैं वो लोग भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही कैंडिडेट्स होते हैं, वो किसी और पार्टी के कैंडिडेट नहीं होते, वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही कैंडिडेट होते हैं। मैक्सिको में भी वही सेम चीज है, पीपल सीम्स टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। लोगों को दिखाने के लिए पीपल्स के पास बड़ी सारी चॉइस है, ऐसा दिखाते हैं, लेकिन बट इन प्रैक्टिस, लेकिन करने पे, जब कोई काम करने पे आते हैं, यानी कि वहां की गवर्नमेंट जब कोई काम करती है, वहां के लोगों से जब कुछ करवाती है, तो तब करने के नाम पर उन वहां के लोगों के पास किसी भी तरीके की चॉइस नहीं है, दे हैड नो चॉइस, क्योंकि एक ही पार्टी है, वहां पे जबरदस्ती बोला जाता है कि पीआरआई पार्टी को ही आप वोट करेंगे। सो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का हमको साइन ऑफ फेयर इलेक्शन नहीं दिख रहा है, ये साइन है सारे अनफेयर इलेक्शन के, कि इलेक्शन जो है वो अनफेयर है इन कंट्रीज में, ठीक है। चाइना में दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी, जो पार्टी रूल कर रही है उन्हीं को चूज करना है, एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट, और जो कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं वो कैंडिडेट्स भी जो है कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है वही उनको अप्रूव्ड करती है, ठीक है। देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, और कोई भी ऐसा तरीका नहीं था मैक्सिको में भी कि जो रूलिंग पार्टी है वो हार जाए, डिफीटेड, इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, अगर पीपल अगेंस्ट भी होते थे तब भी पीआरआई पार्टी जो है वो हारती नहीं थी, वो अपने कोई ना कोई मैल प्रैक्टिसेस करके जो है वो जीत जाती थी, कोई भी मैल प्रैक्टिस, फ्रॉड, ठीक है, लोगों को डराना धमकाना, ये हो गया आपका मैल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड, मनी को यूज करना, पैसा वगैरह यूज करके, पैसा ले दे के जो है इस पार्टी को जो है वो किसी भी तरीके से किसी भी हाल में जो है वो जीतना होता था, और ये पार्टी जीतती थी। नेक्स्ट फीचर आ जाता है हमारा सेकंड फीचर,
डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी, यहां से हमें सेकंड फीचर मिलता है, डेमोक्रेसी हमेशा फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, तभी डेमोक्रेसी जो है कहलाएगी। द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन द पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, यानी कि जो भी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े हुए हैं उनके बीच में पार्टी जो भी है, जो भी अलग अलग पार्टी है उनके बीच में चॉइस होनी चाहिए। किसके पास? लोगों के पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को चूज कर सकें, तब उसे फ्री और फेयर इलेक्शन हम भी कह सकते हैं, ठीक है। सो एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर इफ दे विश सो, और ये चॉइस लोगों के पास होनी चाहिए, पॉसिबल ही होनी चाहिए पीपल, एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल, लोगों के लिए ये पॉसिबल होना चाहिए टू यूज दिस चॉइस, वो अपनी चॉइस को यूज कर सके, जो उनके पास चॉइस है उस चॉइस को यूज करने की उनके पास ताकत भी तो हो, उनके पास राइट्स भी तो हो। तब राइट्स कब होंगे? राइट्स तब होंगे भाई जब वहां पर गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर डेमोक्रेसी से काम कर रही है, अगर प्रॉपर डेमोक्रेसी से काम कर रही है, किसी भी तरीके की मैल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हैं, ठीक है, कोई किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं हो रहा है लोगों के साथ। हमारी कंट्री में भी थोड़ा बहुत मैल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड होता है, कभी ज़्यादा भी होता है, ठीक है। सो ये इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस, लोगों के लिए ये पॉसिबल होना चाहिए कि वो अपनी चॉइस यानी कि अपने राइट्स को यूज कर सके टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स, जो रूलर अभी है सत्ता में बैठा हुआ उसको रिमूव कर सके, हटा सके, दे विश सो, जब वो चाहें तब उसे हटा सकें। तो वो गवर्नमेंट जब देश के लोगों के लिए अच्छा काम नहीं कर रही है तो देश के लोगों के पास ये चॉइस होनी चाहिए कि भाई वो जब काम अच्छा नहीं कर रही उसे उठा के हटाओ, अलग फेंको उस गवर्नमेंट को हटा के और दूसरी सरकार लाओ। वो काम अच्छा जब तक कर रही है तब तक ठीक है, अगर उसने भी ला, जैसे 5 साल की गवर्नमेंट हमारे यहाँ होती है, अलग देशों में 6 साल की होती है, 5 साल की होती है, जब लास्ट के भाई साल देखा कि भाई अच्छा काम नहीं कर रही फिर उसे हटा के दूसरी गवर्नमेंट लाओ। इससे क्या होता है, जो भी नई गवर्नमेंट आती है उस पर प्रेशर बनता है कि हमें 5 साल काम नहीं करना है, हमें सालों साल इस देश में काम करना है, इस देश में राज अगर करना है तो हमें लोगों के लिए अच्छा काम करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। ये अनदर फीचर है हमारे डेमोक्रेसी का कि एक पर्सन है उसका एक वोट होना चाहिए, उसके वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए, 1 वैल्यू 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है। यानी कि हर पर्सन का जो एक वोट वो डाल रहा है उसकी वैल्यू भी एक के बराबर पूरी होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी वैल्यू 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, ठीक है। एक पर्सन है एक ही वोट डाल रहा है और उसकी एक पूरी एक वैल्यू होनी चाहिए, उसकी आधी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे पढ़ा था ना कि 3 स्टेट्स हुआ करते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट वाले सारे लोग कलेक्टिवली एक वोट करते थे, सेकंड स्टेट के जो नोबल्स थे वो लोग कलेक्टिवली उनका एक वोट माना जाता था, और थर्ड स्टेट वालों को भी कलेक्टिवली उनका एक ही वोट माना जाता था। अब फर्स्ट स्टेट जो है, जो क्लर्जीज थे, चर्चमैन थे, उनका एक वोट हो गया अगर कोई भी नया डिसीजन लाना है, और जो नोबल्स है उनका एक वोट हो गया, तो वो 2 वोट हो गए, और इधर थर्ड स्टेट वालों का सिर्फ एक ही वोट होता था। तो कोई भी नया कॉन्स्टिट्यूशन लाना है, कुछ भी नई चीज लानी है, तो वहां तो जो राजा है वो नोबल, ठीक है, नोबल पर्सन, और जो क्लर्जीज हैं, चर्च के मैन हैं, उन लोगों के 2 वोट हो गए, और इधर तो थर्ड स्टेट वाले थे उनका एक ही वोट रहा। तो हर बार हमेशा वही जीतते थे क्योंकि उनके पास 2 वोट आते थे। तो वहां पर भी जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने जब अपनी नेशनल असेंबली बनाई, नेशनल असेंबली बनाने से पहले जब एक बार थर्ड स्टेट की मीटिंग हुई तो थर्ड स्टेट के स्टेट जर्नल की मीटिंग हुई, तो उस स्टेट जर्नल की मीटिंग्स में फर्स्ट स्टेट्स के लोग भी बैठे, सारे क्लर्जीज मैन, पास्टर्स, प्रीस्ट, फादर वगैरह सब बैठे, नोबल्स भी गए, सेकंड स्टेट के लोग यानी कि किंग्स, रॉयल फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, और थर्ड स्टेट के जो पूरे कॉमन पीपल थे, मर्चेंट, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स, फार्मर्स, सब वो लोग वहां पर गए जर्नल स्टेट की मीटिंग में। तो वहां पर सारी कुछ चीजें जो थी डिस्कशन हुई, तो वहां पर थर्ड स्टेट वालों ने बोला कि हमें ये डिमांड चाहिए कि भाई हर पर्सन का एक अलग अलग वोट होना चाहिए। तो क्लर्जीज जो फर्स्ट स्टेट था, सेकंड स्टेट था, उसने थर्ड स्टेट की बात मानने से मना कर दिया, फर्स्ट स्टेट ने या सेकंड स्टेट ने, दोनों ने, क्योंकि उनके 2 वोट हो गए। उन्होंने कहा कि हमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक नई पार्लियामेंट बननी चाहिए, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और हर पर्सन की एक वोट होना चाहिए, क्योंकि थर्ड स्टेट में करीब 90% लोग जो थे वो थे फ्रांस के, 90% लोग थे थर्ड स्टेट में, फ्रांस के, ठीक है। तो फ्रांस के 90% लोग थे और करीब अच्छी खासी लाखों में पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो लाखों में जब पॉपुलेशन है तो उनका यही कहना था कि भाई नया कॉन्स्टिट्यूशन बने, ठीक है, नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में नई पार्लियामेंट बने, ठीक है, पार्लियामेंट के साथ में हर पर्सन का एक अलग अपना वोट होना चाहिए, हर पर्सन का हर एक अलग अलग वोट। मान लीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन की
मान लीजिए फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी उस टाइम 1 लाख थी, ठीक है, तो अगर वो सारे के सारे वोट करेंगे तो करीब 1 लाख वोट पूरे के पूरे पड़ेंगे गवर्नमेंट में, ठीक है। तो कोई चीज यहाँ पर बताया हुआ है कि पर पर्सन पर वोट, एक पर्सन एक वोट और एक वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इसी तरीके के एग्जांपल्स कुछ अलग कंट्रीज में। सऊदी अरेबिया में अंटिल 2015 तक वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। 2015 तक वुमेन्स को वहां पर वोटिंग अधिकार नहीं था। तो आप सोचिए सऊदी अरेबिया जो है कितना ज्यादा, वैसे डेवलप्ड है कहने को, लेकिन वुमेन्स के मामले में कितना ज्यादा पिछड़ा हुआ है कि वहां पे 2015 तक जो है वोटिंग का अधिकार नहीं था वुमेन्स को। एस्टोनिया, पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। एस्टोनिया रशिया से अलग हुआ था, तो एस्टोनिया में रशियन पीपल्स भी रहते थे, ठीक है। एस्टोनिया जो था बेसिकली अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ रशिया, और रशिया से ये अलग हुआ, ठीक है। बहुत सारे इसके रीजंस हैं और बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी है इसके बीच में, तो आई टेल यू लेटर ऑन, बताऊंगी मैं कभी। तो अमेरिका का सारा इन्वॉल्वमेंट था, इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ आपको, इसको अलग करवाने में। रशिया के जो बहुत सारी कंट्री रशिया से अलग हुई, पोलैंड हो गया, एस्टोनिया हो गया, लैटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, बेलारूस, ठीक है, ये सारी कंट्रीज पहले जो है रशिया में थी, मंगोलिया और ये सब कुछ रशिया में इन्वॉल्व था, वो ये धीरे धीरे ये रशिया से अलग होते गए। तो रशिया में एस्टोनिया में रशियन कम्युनिटी भी रहती थी, और रशियन कम्युनिटी के अलावा यहाँ वहाँ के लोग भी आके एस्टोनिया में रह रहे थे। तो पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी, तो लेकिन वहाँ पे रशिया के जो लोग थे वो माइनॉरिटी में थे, बहुत कम लोग थे। फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट रीड द राइट टू वोट। तो रशियन माइनॉरिटी को जो है वोटिंग अधिकार एस्टोनिया में जो है वो नहीं दिया गया। तो अब रशियन माइनॉरिटी को, अब मतलब पहले कभी वो आके रहे थे, पहले कभी रशिया में रह रहे थे, अब तो वो लेकिन एस्टोनिया में रह रहे हैं, अब तो उनको एस्टोनिया की सिटीजनशिप भी मिल गई है, तब भी उनको वोटिंग अधिकार नहीं था। तो फिर ये डेमोक्रेसी कहाँ से हुई? ऐसे तो हमारी कंट्री में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, बहुत सारे यहाँ वहाँ के रिलीजन के लोग जो है जो बाहर से आए हैं, बेसिकली मुस्लिम्स हो गए, वो रह रहे हैं, ठीक है। और किसको था वो जो है सीसीए एक कानून वगैरह निकाला था, तो स्पेशली बांग्लादेशी मुस्लिम्स और पाकिस्तानी मुस्लिम्स उनके लिए निकाला था, और ठीक है ना। तो वो लोग कितने सालों से रह रहे हैं, उनसे सिर्फ यही मांगा था कि भाई आपकी कोई पहचान पत्र होना चाहिए, आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या राशन कार्ड होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। उसी में उन मुसलमानों ने जो है बवाल कर दिया, साथ साथ में हिंदू भी उसके लिए बवाल कर रहे हैं, ठीक है ना, उस चीज के लिए। खैर एनीवेज, तो ऐसी हमारी कंट्री में कितने सालों से अब मुस्लिम्स को सिटीजनशिप मिली है, वोट तो कर ही रहे होंगे वो मुस्लिम्स जो रह रहे हैं इतने सालों से, ठीक है। कुछ 2014 या 2000 के बाद के शायद कुछ ऐसा था, अभी करेक्टली मुझे पता नहीं है, याद नहीं है मुझे एक्चुअली। So I'll tell you later on about this. So here the people don't have the right to give the vote in Estonia. Okay. So it's not to be called as a democratic country or it's not to be called as democracy. जहाँ पर सारे लोगों को equally अधिकार नहीं है वोटिंग करने का, तो इट्स नॉट टू बी कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। एक फिजी एक और कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल कंट्री है। वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी, यानी कि हमारे इंडिया से भी बहुत सारे लोग वहाँ फिजी जाकर सेटल्ड हो गए हैं, ठीक है। सेटल क्या हो गए हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये फिजी, एस्टोनिया, ये सब ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में था, तो यहाँ से वो लोग कुछ लोगों को एज अ लेबर का काम करवाने के लिए, लेबर स्लेवरी वगैरह करवाने के लिए, लेबर करवाने के लिए ब्रिटिशर्स जो है वो फिजी लाके वहां पर छोड़ दिया। अब उनके जो जनरेशन है वो फिजी में रह रही है, उनके पूर्वज जो थे, जो एंसेस्टर्स थे, वो तो कब के मर गए। अब उनकी कई जनरेशन, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे जो है वो फिजी में रह रहे हैं, लेकिन अब वो कहलाते इंडियन फिजी हैं। अब लेकिन इतने साल हो गए हैं, करीब मुझे लगता है 100 ईयर्स तो हो ही गए होंगे, ठीक है, वहां रहते हुए। तो वहां के जो मेन फिजी हैं, यानी कि जो मेन नेटिव फिजी के पीपल है, उनको वोटिंग का अधिकार है। बट जो इंडियन फिजी हैं, जो जिनके एंसेस्टर्स वहां कभी आए थे ब्रिटिशर्स के वजह से, वहां पे उनसे स्लेवरी करवाई गई थी, उनसे लेबरगिरी करवाई गई थी, तो वो वहां पर रह रहे थे। अब उनकी जनरेशन वहां पर रह रही है, लेकिन उनके वोट की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी वहां के जो फिजी हैं, नेटिव फिजी हैं, उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है। ना ही हम डेमोक्रेसी बोलेंगे, ना ही हम इसे डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, एट लास्ट वन मैन वन वोट। एट लास्ट उसके बाद ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया कि भाई एक आदमी का एक वोट की वैल्यू होनी चाहिए, हर पर्सन एक वोट करेगा और उसकी अलग अपनी इक्वल जो है उसकी वैल्यू होगी। आई लाइक इट बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड वन वोट। तो यहाँ दिखाया है एक जेल में, एक जो एनसीईआरटी की बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। एक जेल में एक बंदा जो है ये बैठा हुआ है, तो ये बोल रहा है आई लाइक दैट, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने इसको लेके भी जो है रेवोल्यूशन किया। बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड द वन वोट, ठीक है। ये हमारे टाइम से ज्यादा अच्छा है कि अब लोग जो है इसको लेकर भी रेवोल्यूशन कर रहे हैं कि वन मैन और वन वोट होना चाहिए। सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो बेसिकली डेमोक्रेसी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। डेमोक्रेसी होती है कि सबको इक्वल राइट मिलना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी मिलना, जो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में, नेशनलिज्म इन यूरोप में सारा कुछ आप पढ़ चुके हो,
ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी भी मिलनी चाहिए, हर बंदा पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सके। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी। यहाँ पर हमें थर्ड फीचर मिलता है डेमोक्रेसी का। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ये हमें थर्ड फीचर यहाँ पर मिलता है कि हर एडल्ट सिटीजन जो एडल्ट है, सारी चीज़ों को समझ सकता है, वोटिंग क्या होती है, पॉलिटिक्स पार्टी क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट कैसे रन होती है, गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्री को चला रही है या चलाना चाहिए या चलाती है गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्री को, ये सारी चीज़ें जिस पर्सन को पता हो, तो हमारे इंडिया में 18 साल का जो बच्चा है वो एडल्ट सिटीजन माना जाता है। ऐसी अलग अलग कंट्री में अलग अलग एज ग्रुप जो है वो डिफाइन करी गई है। लाइक अमेरिका में आई थिंक सो 16 है, कहीं कहीं पर 18 है, कहीं पर 21 है। ये एडल्ट सिटीजन माना जाता है कि वो इन सारी चीज़ों को समझ सकता है। नेक्स्ट आता है आपका रूल ऑफ लॉ, आपको पढ़ना है, एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो यानी कि रूल ऑफ लॉ क्या है एंड राइट्स जो है हमारी किस तरीके से रिस्पेक्ट किए जाते हैं ये पढ़ना है, और हमारे राइट्स को किस तरह रिस्पेक्टेड किया जाता है या हमारे राइट्स को कैसे रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखेंगे लाइक यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, क्योंकि बहुत छोटा है तो आपको मे बी यहाँ पर शायद दिखे ना, पॉसिबल ना हो दिखना, so that's why I make it at a zoom. Okay, now there is another case of Zimbabwe. Zimbabwe का एक नेक्स्ट कंट्री के बारे में हम स्टडी करेंगे अबाउट डेमोक्रेसी को लेकर, कि जिम्बाब्वे में किस तरीके से डेमोक्रेसी को बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, सो जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। अभी जिम्बाब्वे को जो इंडिपेंडेंस मिली वाइट माइनॉरिटी से, वाइट माइनॉरिटी यानी जिम्बाब्वे भी कभी किसी ज़माने में जो है वो ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर था। ठीक है, और इनको जो है आपकी आज़ादी मिली आपका 1980 में, वाइट रूल से, वाइट माइनॉरिटी से इनको आज़ादी मिली। ठीक है, एंड इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, मतलब जब ये फ्रीडम हो गया, इनका फ्री हो गए, जब ये इंडिपेंडेंस मिल गई इनको, तो इनके लीडर थे आपके रॉबर्ट मुगाबे। रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, नहीं ये इंडिपेंडेंस से पहले तक जो थे ये रूल कर रहे थे। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस तक इन्होंने जो है इस कंट्री पे रूल किया। सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंक्रीज्ड प्रेसिडेंट्स पावर, बहुत सारे इनके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए, चेंजेस होते रहे, कॉन्स्टिट्यूशन बनता रहा, चेंज होते रहे, और प्रेसिडेंट को हर कॉन्स्टिट्यूशन जब भी बना उसमें प्रेसिडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो मिलती रही। सो इट्स नॉट कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इट्स द क्लियर कट की डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में ज़्यादातर पावर जो है वो आपकी किसके हाथ में होंगी, वो होगी आपकी पीपल्स के हाथ में, द सिटीजन ऑफ द कंट्री, उनके हाथ में ज़्यादा पावर्स होंगी। वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाई ZANU PF। ZANU PF एक इनकी पार्टी थी। ठीक है, शॉर्ट में हम ऐसे बोल देते हैं ZANU PF, ZANU PF। ठीक है, ये इनकी एक पार्टी थी इस नाम से। तो इलेक्शन होने का कोई सेंस तो नहीं था, कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि इनकी पार्टी जो थी वो ZANU PF जो पार्टी थी ये ही हमेशा हर बार जीतती थी। ठीक है, ऑलवेज वन, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलवेज वन ZANU PF। ठीक है, नाउ प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। तो वो जो थे, जो मुगाबे थे, प्रेसिडेंट मुगाबे, वो फेमस थे आपके इसमें जो इलेक्शंस होते थे, इलेक्शंस में वो ज़्यादातर अनफेयर प्रैक्टिसेस करते रहते थे, और इस चीज़ के लिए वो फेमस थे। ठीक है, कि कैसे भी हो बस यही जो हमारी पार्टी है बस यही जीते। ठीक है, और दूसरा ये जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि बैलेट बॉक्सेस चेंज कर देना, बहुत सारी चीज़ें और भी जो है होती थी, उन सब चीज़ों को अदला बदली कर देना, मतलब फाइनली जीतेगा कौन, फाइनली जो है आपकी ZANU PF वाली जो पार्टी है वही जीतेगी। नेक्स्ट यहाँ पर और क्या क्या होता था जिम्बाब्वे में, कि अपोजिशन पार्टी जो वर्कर्स होते थे हैरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। जो अपोजिशन पार्टी के जो यहाँ पर लोग होते थे उनको हरास किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था, और अगर वो कोई मीटिंग कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ अगर वो कर रहे हैं, मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, तो वो मीटिंग को भी डिस्टर्ब किया जाता था, उनकी मीटिंग होने नहीं देते थे इनकी पार्टी के लोग। ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा उनको परेशान करते थे। पब्लिक प्रोटेस्ट करते थे एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर इलीगल। अगर कोई भी वहाँ पर जो पीपल थे, अगर कोई पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी कि रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ, ठीक है, वर डिक्लेयर इलीगल, उनको जो है वो इलीगल डिक्लेयर कर देते कि भाई आपने जो भी प्रोटेस्ट किया, जो भी सारी चीज़ें करी, ये भाई इलीगल है, गवर्नमेंट रॉबर्ट मुगाबे की है, तो भैया ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, हमारी गवर्नमेंट में ये सब कुछ जो है वो इलीगल है। ठीक है, There was a law that limited the right to criticize the president। एक लॉ था वहाँ पर, उस लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पर प्रेसिडेंट को कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। यानी कि क्रिटिसाइज मतलब यहाँ पर मतलब मीनिंग हो गया कि प्रेसिडेंट
कि कोई भी किसी भी चीज़ में कोई गलतियाँ, कोई मिस्टेक्स, प्रेसिडेंट ने ये किया, ये किया, ये किया, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। तो लोगों के राइट्स भी जो थे वो लिमिटेड थे। लोगों को इतना राइट ही नहीं दिया था कि वो प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ बोलें या प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ भी किसी भी चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज करें। नेक्स्ट था टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है यहाँ पर कि टेलीविजन और रेडियोस पे वही चीज़ें ब्रॉडकास्ट की जाती थी जो गवर्नमेंट चाहती थी कि ये सारी चीज़ें ब्रॉडकास्ट हो। गेव ओनली रूलिंग पार्टी वर्जन, यानी कि जो पार्टी रूल कर रही है उसके बारे में ही टीवी और रेडियोस में जो है आता था, ब्रॉडकास्ट आता था। जैसे कि आज के टाइम पे चाइना में भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत चीज़ें ऐसी ही होती हैं, साथ ही साथ आपके नॉर्थ कोरिया में भी इसी तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो आपकी जो डिक्टेटरशिप वाली जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, डिक्टेटरशिप, ठीक है, जो डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जो टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं ये ज़्यादातर जो रूलिंग पार्टी होती है उसके कंट्रोल में ये सब कुछ रहता है, ठीक है। वो ही सारी चीज़ें करती है। ब्रॉडकास्ट जो भी होगा, जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में है पार्टी, जो हमेशा जीत रही है या जिसके हाथ में जो पूरी कंट्री को चला रही है, उसी के बारे में टीवी और रेडियो में ब्रॉडकास्ट भी उसी के बारे में होगा। जैसे नॉर्थ कोरिया में भी होता है, जो रूलिंग पार्टी है, जो भी नॉर्थ कोरिया के जो किंग जोन है उन्हीं के बारे में ही टीवी वगैरह में दिया जाता है। बाकी और किसी भी तरीके के चैनल्स वगैरह जो है वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। कोई भी चैनल वहाँ पर जो है नहीं आप देख सकते हो किसी भी तरीके का, मतलब वहाँ पे वहाँ के ही नॉर्थ कोरिया के ही चैनल्स आते हैं, यहाँ वहाँ के और कोई भी चैनल जो है आप नहीं देख सकते। नेक्स्ट चलते हैं। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हरास दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। अब यहाँ पर अगेन बहुत सारी चीज़ें रॉबर्ट मुगाबे ने अपने अंडर में कर रखी थी। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर होते थे अलग अलग, सब अपने अपने इंडिपेंडेंट सबकी न्यूज़पेपर्स मिल्स होती थी, लेकिन होता क्या था कि ये यहाँ पर भी गवर्नमेंट जो है वो इन जर्नलिस्ट को हैरासमेंट करती थी। जर्नलिस्ट को मतलब धमकियाँ वगैरह देना, मारने की धमकी देना, परिवार को मारने की धमकी देना, इस तरीके की चीज़ें करती ताकि जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी ये लोग ऐसा कुछ ना छापे। गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट, कई ऐसे जो वहाँ पर कोर्ट भी था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होते हैं, वो सब कोर्ट्स भी थे, लेकिन गवर्नमेंट जो है बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट्स को जो है वो इग्नोर कर देती थी एंड वेंट अगेंस्ट इट। और जज का जो जज होता था या जो कोर्ट होता था, कोर्ट ने अगर एक डिसीजन दे दिया उसके कई बार अगेंस्ट भी जाते थे अगर वो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं हुआ तो। एंड प्रेशराइज्ड जजेस, और जजेस को कई बार प्रेशराइज भी किया जाता था कि जो फैसला है, कोई भी डिसीजन है, तो वो डिसीजन जो है वो डिसीजन गवर्नमेंट के जो है फेवर में दिया जाए। तो फाइनली मुगाबे वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस 2017। 2017 में जब लोगों का दिमाग जब खराब हो जाता है ना, तो किसी भी तरीके की गवर्नमेंट हो और कुछ भी हो, लोग जो है उसे जड़ से उखाड़ने पर एक बार अगर आमादा हो गए तो वो उसे जड़ से उखाड़ कर ही रहते हैं। और रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो 2017 में काफ़ी लॉन्ग इन्होंने रूल किया। 2017 में फाइनली जाके जो है इनको फोर्सफुली ज़बरदस्ती वहाँ के लोगों ने और इनके नीचे जो मिनिस्टर्स थे, जो लोग इनके अगेंस्ट थे स्पेशली, उन लोगों ने जो है इनको यहाँ से हटा दिया, मतलब फोर्सफुली इनको ऑफिस से जो है उठा के बाहर फेंक दिया। नाउ व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे से हम जो है, जिम्बाब्वे से हम क्या सीखते हैं या हमें क्या सीख मिलती है जिम्बाब्वे से। पॉपुलर गवर्नमेंट एंड लीडर्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक। जो पॉपुलर गवर्नमेंट जो किसी भी कंट्री में बहुत सालों से अगर जो है कोई गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, और कोई लीडर जो है जो बहुत टाइम से जो है अगर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, ठीक है, तो वो लोग उस पर्टिकुलर कंट्री में अनडेमोक्रेटिक वे में काम करते हैं और ऑटोक्रेटिक भी हो जाते हैं। ऑटोक्रेटिक यानी कि स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना, मतलब अपनी मर्जी से जो चाहे वो अपनी मर्जी से सारी चीज़ों को करना, ठीक है। वो किसी भी तरीके के कोई रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी एक्चुअली में क्या है, डेमोक्रेसी को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। सो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक कोई भी गवर्नमेंट जो मतलब 5 या 6 साल, क्योंकि वहाँ पर भी जिम्बाब्वे में भी जो है इलेक्शंस होते थे तो ज़बरदस्ती वो पार्टी जीतती थी। मतलब ये है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर ज़्यादा सालों तक पॉपुलर हो गई है तो फिर वो एक टाइम पे आके ऑटोक्रेटिक रूल जो है वो धीरे धीरे शुरू कर देती है। नाउ देयर शुड बी नॉर्मल पॉलिसी एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन। एक आई डोंट नो, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। देयर शुड बी नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन। एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन। तो इलेक्शन से पहले इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन, एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी रहनी चाहिए हमेशा, जिसमें जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स वगैरह है, उनको भी इलेक्शन से पहले उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए।
द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और जो स्टेट है, स्टेट जो है यहाँ पर कंट्री को बोला गया है, ठीक है, स्टेट मीन्स टू से कंट्री, ठीक, स्टेट यानी कि कंट्री की, कंट्री शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स, कंट्री में इस तरीके का, अब बेसिक राइट्स को कंट्री जो है किस तरीके से रिस्पेक्ट करेगी, कैसे करेगी, जब कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, जब कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ये हक देगा कि बेसिक राइट्स लोगों के, उनको उनकी रिस्पेक्ट की जाए, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के राइट्स के बारे में लिखा होगा, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के राइट्स के बारे में लिखा ही नहीं है, तो कोई ऑटोक्रेटिक राजा या कोई मोनार्की या कोई डिक्टेटरशिप टाइप का जो राजा या डिक्टेटरशिप टाइप का जो पर्सन है, अगर वो किसी कंट्री में रूल कर रहा है, तो वो क्यों उनके राइट्स को जो है, मतलब लोगों को, जनता को, आम जनता को राइट्स उनके क्यों देगा, ठीक है ना, वो राइट्स नहीं देगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने एवरीवन, ऑल आर इक्वल, ठीक है, लॉ के सामने सब लोग जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। अगर वो लोगों को राइट्स देगा तो उसके दिमाग में ये डर रहेगा कि लोग कभी भी, अगर मैंने कुछ गलत किया तो लोग कभी भी उखाड़ के मुझे हटा के फेंक देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियन, टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू प्रोटेस्ट एंड मेक अदर पॉलिटिकल एक्शन। दे शुड बी फ्री टू थिंक, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि हमने क्या देखा कि व्हाट वी लर्न फ्रॉम जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे से हम क्या सीखते हैं कि इस तरीके की कंट्रीज़ में लोगों को थिंक करने के लिए, सोचने के लिए, टू बी फ्री छोड़ा जाना चाहिए, उनकी अपनी खुद की ओपिनियन होनी चाहिए, उनको फ्रीडम देनी चाहिए, उनको लिबर्टी देनी चाहिए, फ्रिटर्निटी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने ओपिनियन रख सकें। जब बहुत सारे लोग अपने ओपिनियंस रखते हैं तो बहुत सारी बातें जो हैं वो उसका सॉल्यूशन भी निकलता है। टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, अपनी थिंकिंग्स को, अपने ओपिनियंस को पब्लिक्स में शेयर कर सकें, एसोसिएशन बना सकें, यानी कि ग्रुप्स बना सकें, वो ग्रुप किसी अच्छे काम के लिए यूज़ हो सके, प्रोटेस्ट कर सकें, अगर गवर्नमेंट जो है कुछ गलत कर रही है तो प्रोटेस्ट करने के लिए भी भैया लोग होने चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट के कोई अपोजिट में खड़ा ही नहीं होगा, जब गवर्नमेंट को कोई प्रोटेस्ट करने के लिए आगे आएगा ही नहीं, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ पर, या गवर्नमेंट या हम कहाँ पर गलत हैं, एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन। और लोगों को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो पॉलिटिकल एक्शंस में, पॉलिटिकल चीज़ों में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। नाउ देयर आर कंडीशन दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे जाएं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से इलेक्शन के बाद ऐसे ही नहीं गवर्नमेंट बस जो है वो काम करने लग जाएगी। मैं ये रोमन हिंदी में लिख रही हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसे ही काम करने नहीं लगेगी। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, देयर आर कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हैं दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन। कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ता है आफ्टर द इलेक्शन, गवर्नमेंट को रन करने के लिए आफ्टर द इलेक्शन। गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, वो काम करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कंडीशंस हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो दिए हुए हैं, ठीक। नाउ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाटएवर इट लाइक्स सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पार्टी जीत गई है, अगर कोई गवर्नमेंट सत्ता में आ गई है, कुछ लोगों ने मिलकर गवर्नमेंट बना ली है, कुछ लोगों ने मिलकर सत्ता अगर बना ली है, तो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाटएवर इट लाइक्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीत के आ गए हैं, जीत गए हैं, इलेक्शन वोन कर लिया है इन्होंने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकती है। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, गवर्नमेंट को कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, गवर्नमेंट को कुछ बेसिक रूल्स को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटी टू द माइनॉरिटीज़, तो गवर्नमेंट को कुछ माइनॉरिटीज़ जो है, जो हमारी कंट्री में कुछ माइनॉरिटी लोग, जो पीपल रह रहे हैं, उनकी भी बातें सुननी है और उनको भी रिस्पेक्ट करना है, उनको भी बराबरी का हक देना है। तो उस माइनॉरिटी में जो स्टार्टिंग से आते हैं, पॉपुलेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, तो मुस्लिम्स माइनॉरिटी में कहा जाता है कि मुस्लिम्स माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन मुस्लिम्स माइनॉरिटी में नहीं आते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया, क्योंकि उस समय मुस्लिम्स कम थे, मुस्लिम्स की आबादी कम थी, तो उनको माइनॉरिटी ग्रुप में रखा गया। उसके बाद थे क्रिश्चियंस, जो कि आज भी माइनॉरिटी में एक्चुअली में हैं, उसके बाद है सिख्स, उसके बाद बुद्धिज्म, ठीक है, और उसके बाद आपके आते हैं जैन्स, ठीक है।
लेकिन मुस्लिम्स को उस टाइम पे माइनॉरिटी में रखा ज़रूर गया, लेकिन आज जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं है, बिकॉज आज मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जो है वो हिंदूज से भी ज़्यादा हो गई है। जब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है इंडिया में, जब वो थे, जब देश आज़ाद हुआ था तब वो कम थे, ठीक है, और तब उनकी पॉपुलेशन कम थी, और मुस्लिम्स में थोड़ा ये रहता भी है, ठीक है ना, कि ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन, उनके घरों में ज़्यादातर मुस्लिम्स में ये रहता है कि ज़्यादा बच्चे होते हैं उनकी। मुस्लिम्स की आप कहीं भी चली जाएगा, मुस्लिम्स की फैमिली बहुत बहुत बड़ी होती है, ठीक है, उनके यहाँ ये ट्रेंड है कि ज़्यादा बच्चे होने हैं, ज़्यादा फैमिली बढ़ानी है, उनके यहाँ ट्रेंड है, ठीक है। सो अब जब मुस्लिम्स की पॉपुलेशन हिंदू को क्रॉस कर रही है तो मुस्लिम्स माइनॉरिटी में कहाँ हुए? एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। कोई भी मेजर डिसीजन, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी कोई डिसीजन होता है तो वो डिसीजन जो है बहुत सारे लोग उसको कंसल्ट करके तब कोई डिसीजन जो है वो लिया जाता है। और कंसल्टेशन किससे किया जाता है? उसमें राज्यसभा के लोग होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और इनके अलावा और भी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सबको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, ये आप देख सकते हो, अभी हमारी नई पार्लियामेंट बन गई है, तो जो न्यू पार्लियामेंट है उसका जो वो है फोटो और स्ट्रक्चर जो है वो अलग है। ये हमारी ओल्ड पार्लियामेंट का है, क्योंकि वो जो इतने सालों से चला आ रहा है, इसलिए हमने वही फोटो डाली है ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए कि भाई ये हमारी पार्लियामेंट। फोर्थ एंड द फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, अब यहाँ पर मिलता है हमें फोर्थ और फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, जो वो काम करती है, उसके लिए कुछ रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेट किए गए हैं, कुछ लिमिट्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट, जिसमें सिटीजन्स के राइट भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लॉ हैं, रूल्स हैं, कुछ लिमिट्स हैं जो गवर्नमेंट को फॉलो करनी पड़ती है। करती भी है गवर्नमेंट, लेकिन कहीं कहीं पे जो है थोड़ा सा ढील ढाल भी गवर्नमेंट देती है, ठीक है। वैसे ओवरऑल अगर आप बात करें तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके ही हमारी कंट्री में इतने साल से डेमोक्रेसी जो है वो कायम है, बनी हुई है, और आगे भी हम ये दुआ करते हैं, आप सब भी ये प्रेयर करिए कि हमारी कंट्री में इसी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेसी बनी रहे। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री ही बनी रहे। आप सब भी प्रेयर करिए कि हमेशा इसी तरीके से जो भी सरकार आए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता हो, भाजपा, कुछ भी हो, कोई भी सरकार हो, वो अकॉर्डिंग टू द हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसी तरीके से हमेशा 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 चलती रहे। तो आप सब भी इस चीज़ के लिए प्रेयर करिए कि हमारी कंट्री में जब भी कोई सरकार आए तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इस देश को हमेशा 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 यूं ही चलाती रहे। कम टू द फाइनल समरी ऑफ द चैप्टर। ना रूलर समरी इसकी ये है कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। जो रूलर इलेक्ट होते हैं, जिनको पीपल इलेक्ट करते हैं, वो रूलर सारे मेजर डिसीजंस लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। इलेक्शन आफ्टर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। इलेक्शंस इसलिए करवाए जाते हैं क्योंकि इलेक्शन ऑफर अ चॉइस, क्योंकि इलेक्शन जो है वो चॉइस देता है कि जो गवर्नमेंट है तो वो सही से काम करे, फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल, पीपल को, लोगों को एक फेयर अपॉर्चुनिटी देता है टू चेंज द करंट रूल, ताकि वो करंट जो रूलर्स हैं अगर वो उनके लिए फेयर नहीं है, वो रूलर उनके लिए फेयर नहीं है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट अगर हमारे लिए फेयर नहीं है, हमारे लिए ठीक से वर्क नहीं कर रही है, तो हम करंट रूलर को जो है वो चेंज कर दें तुरंत। नाउ दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑफ एन इक्वल बेसिस। और ये जो चॉइस है करंट रूलर को चेंज करने की चॉइस, ये हमारी कंट्री में हमारे सारे लोगों को मिली हुई है, ऑल द पीपल ऑफ अ सिटीजन्स मिली हुई है, एंड इक्वल बेस पे मिली है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सबको हमें राइट मिला है वोट करने के लिए। तो वोटिंग जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और उसी वोटिंग की ताकत से हम जो है करंट जो भी आपके रूलर्स हैं उनको जो है हम करंट रूलर्स को हम जो है चेंज कर सकते हैं। चलते हैं थैंक यू की तरफ। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। आपको अगर ये पसंद आया और आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है और आपको चैप्टर समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आगे के चैप्टर्स आप लोगों के लिए फटाफट डालती रहूं। और आप प्लीज़ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आने वाले जितने भी लेक्चर्स हम डालते हैं, आने वाले जितने भी चैप्टर्स हम अपलोड करते हैं अपने इस चैनल पर, तो वो आपको मिलते रहे। तो एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर ऑल 9th 10th 11th 12th फ्रेंड्स जो भी ज्योग्राफी या हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस मेरे चैनल पर सोशल स्टडी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो है आकर स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
सब कुछ फ्री है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है पेड वगैरह का, ऐसा कोई भी किसी तरीके का कोई झंझट नहीं है यहाँ पर कि आपको पेड कोर्सेज लेने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको पता होगा कि माई नेम इज, एक बार फिर से बता देती हूँ दैट माई नेम इज क्रिस्टीना विलेज, और मैं इस चैनल पर क्लास 8 से 10 तक का जो है सोशल स्टडी पढ़ाती हूँ और साथ साथ में 11-12 का हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा सो दैट हम आगे भी जो है फटाफट बाकी चैप्टर्स के लेक्चर जो है इस चैनल पर डालते रहें आप लोगों के लिए। एंड आई एम मेकिंग श्योर टू ऑल द स्टूडेंट्स कि बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, वो भी मैं आपको इस चैनल पे कराऊंगी और उनके वीडियोस भी मैं डालती रहूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।